तो आशा करती हूँ आपके यहाँ सब कुछ ठीक होगा। तो पढ़ाई भी शायद ठीक ठाक चल रही होगी, नहीं चल रही तो कोई टेंशन नहीं, जब जागो तभी सवेरा, अभी पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर के कुछ बेसिक से चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने अब तक ये वीडियो नहीं बनाया था, ये तो पहला लेक्चर होना चाहिए, पर मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये 10th क्लास के कुछ छोटे मोटे चीज़ों के बारे में है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल कराने का टाइम भी हो गया है। तो मैंने सोचा ये सब रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूक्लियर, तो ये हमारा एक आटम है, तो इसके अंदर है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के अंदर है, न्यूक्लियर के अंदर तो नहीं, न्यूक्लियर है क्या? न्यूक्लियर होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एक मतलब बॉल की तरह। तो हमने मतलब जो रिसर्चर ने ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि ये न्यूक्लियर स्पेरिकल जैसे, मतलब एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने बोला कि ये स्पेरिकल होता है। तो ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक साथ जुड़े हुए रहते हैं और ऐसे ही एक स्पेरिकल शेप ले लेते हैं। तो इनके चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो आटम फिर बनता है। पर हम यहाँ पर इस छोटे से बॉल न्यूक्लियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर में एक आटम को हम कैसे मतलब देखते हैं, तो हम पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि वो कुछ ऐसे फंक्शन में है कि जब उनका मतलब एटॉमिक नंबर z या फिर g, जो भी आप बोलते हो, वो जब बढ़ता है उसके हिसाब से हमने एलिमेंट को रखा है। जो जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन का z है 1 एटॉमिक नंबर, और हीलियम का है 2। उनका एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता बढ़ता जा रहा है, उनके हिसाब से हमने एलिमेंट्स को सजाया हुआ रखा है। तो इस ये जो एटॉमिक नंबर है, हम उन्हें z से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या मतलब, उस एटॉम का मास कितना होगा, तो उससे रिलेटेड एक नंबर आता है हमारा मास नंबर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें पता है बहुत छोटे होते हैं, तो उनका मास मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सामने नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, जो मास नंबर में हम सिर्फ कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं उन्हें काउंट करके बोलते हैं। सपोज़ करो यहाँ पर हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हीलियम लेते हैं, हीलियम में होता है 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होता है, हमें पता है। तो उसी हिसाब से उसका एटॉमिक मास तो नहीं, मास नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसके हिसाब से नियरली 4 AMU के आसपास ही उसका एटॉमिक मास आ जाता है। तो ये रिलेशन देख के आप समझ सकते हो मास नंबर, एटॉमिक मास, ये 2 टर्म कैसे रिलेटेड है। तो मास नंबर रिप्रेजेंटेड एज A and atomic number is represented as Z, राइट। तो ये हो गया। तो अब एक वर्ड सुना होगा आइसो। तो आइसो का मतलब ऐसे लगता है कि मतलब जो चीज़ें अगर आइसो से रिलेटेड है, मतलब 2 चीज़ों में कुछ तो सिमिलरिटी होगी। जैसे कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर हम बोलते हैं आइसोटोप, तो उनमें क्या होता है ना, आइसोटोप में उनका Z सेम होता है, पर उनका एटॉमिक मास नंबर वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने सुना होगा क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन एक पॉपुलर एग्जाम्पल है इस चीज़ का। तो क्लोरीन, जैसे कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37
के बारे में हमने सुना है, तो इनका मास नंबर जो है वो अलग है, पर इनका एटॉमिक नंबर क्या है 17, वो सेम है दोनों का। तो ऐसे ही जो होते हैं मतलब जिनका एटॉमिक मास अलग होता है, तो उन्हें मतलब पीरियडिक टेबल में जगह कैसे दे, इसके हिसाब से दे या इसके हिसाब से दे, ये डिसाइड करना एक प्रॉब्लम था। तो हमने फॉर्मूला बनाया कि इसके फ्रैक्शन के हिसाब से हम इसका मास नंबर कैलकुलेट करेंगे। सपोज़ करो मैंने क्लोरीन 35 को ले लिया ए, इसे ले लेती हूँ बी, और इसका फ्रैक्शन मतलब सपोज़ करो एक चीज़ दुनिया में 100% होगी, मतलब अगर हाँ सपोज़ करो तुम ये प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिक्स लगा दो, इससे पहले मैं ये कंफर्म कर लूँ कि अगर मतलब तुम देख रहे हो कि कोई चीज़ है, कोई तुमने एलिमेंट देख लिया कि हाँ ठीक है क्लोरीन है, तो उसका तुमने फिर पाया कि 2 रूप है। तो सपोज़ करो एक बॉल, हम पूरे अर्थ को एक बॉल की तरह कंसिडर करते हैं, तो उसमें देखा तुमने 2 प्रकार के क्लोरीन हैं। तुमने बोला कि ये वाला जो क्लोरीन है वो 25% है, ये 75% है। तो टोटल मतलब 100% में से कि कौन सा वाला कितना परसेंट है वो निकालोगे, उसे फ्रैक्शन बोलेंगे। तो सपोज़ करो ये इस दुनिया में 25% है। मुझे एक्चुअली ठीक से याद नहीं, मैं चेक करके थोड़ा बोलती हूँ। तो क्लोरीन जो 35 है वो 75% है, और ये जो क्लोरीन 37 मास वाला है वो 25% है। तो अब तो ठीक है, ये 2 चीज़ों को पीरियोडिक टेबल में कैसे रखें, इनका मास नंबर मतलब कैसे निकालें। तो पीरियोडिक टेबल में रखना कोई इशू नहीं, क्योंकि हम मास नंबर के हिसाब से पहले रखते थे, मास नंबर के हिसाब से अभी नहीं रखते। अब तो हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, तो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, तो जगह तो पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगी। पर यहाँ पर जैसे कि देखा होगा एलिमेंट के ऊपर उनका मतलब उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। ऐसे मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, हाइड्रोजन लेते हैं सबसे इजी। हाइड्रोजन का अगर मैं नीचे से Z और ऊपर A रख दूँ, मतलब A तो होगा हमारा 1 और Z भी 1, तो इस चीज़ को ऐसे जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियाइड। तो इन दोनों न्यूक्लियाइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन 35 17, क्लोरीन 37 17, तो पीरियडिक टेबल में जगह मिल गई। पर इसे मतलब पीरियडिक टेबल में एक जगह रखेंगे, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, कोमा सेपरेट करके, जैसे 37 35 इसका एटॉमिक मास है, न्यूक्लियर मास है, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना। तो न्यूक्लियर मास के बारे में मैं बता दूं, तो न्यूक्लियस का मास होगा न्यूक्लियर मास, एटॉम का मास होगा एटॉमिक मास। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। तो नेक्स्ट आते हैं, इसे हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं, इसे कैसे निकालें। तो इसका फ्रैक्शन और इसका मतलब एटॉमिक मास हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100, इसे हम लिख लेंगे 4, ये हो जाएगा 3/4, इसे लिखते हैं, इसे थोड़ा कैलकुलेट कर देंगे, हमको पता है 35.5 AMU आता है। तो आप अपने कैलकुलेशन का देख लीजिए, मैं भी थोड़ा कैलकुलेशन कर लूँ। तो LCM ले लेते हो 4, 35 505 प्लस 37/4 इक्वल्स टू 4/2/4 71/2 इक्वल्स टू 35.5।
तो ये हो गया, हमने ये देख लिया। तो मैं इसे अभी इरेज करती हूँ, फिर तो आइसो के बारे में अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा और बात कर लेते हैं। तो आइसोमर क्या होता है, मतलब दो आटम अगर उनके मास नंबर Z और A सेम है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर, तो उनमें अगर ये डिफरेंस है कि बस उनकी एनर्जी अलग है, मतलब आपने सुना होगा एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, अगर वैसे ही वो है तो उन्हें बोल देंगे आइसोमर, ऐसे दो लोगों को। और अगर उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले, कि शायद आपको अभी तक समझ आ गया होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू A, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू Z माइनस A। तो Z क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर, A हमारा है मास नंबर। तो ऐसे अगर दो एटम का, दो न्यूक्लियर का सेम हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उन्हें बोल देंगे हम आइसोटोन। तो आइसोटोप के बाद आता है आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है ना, आइसोटोप में क्या था, हमने देखा था उनमें Z एटॉमिक नंबर सेम था। आइसोबार में क्या होगा, उसका उल्टा। आइसोबार में ये होगा कि उनका मास नंबर सेम है पर उनका एटॉमिक नंबर अलग है। जैसे कि कैल्शियम पोटेशियम, कैल्शियम और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19, पोटेशियम 19 और कैल्शियम का 20, पर उनका मास नंबर 40 और 40 होता है। इनको बोलते हैं हम आइसोबार। तो मैं एक मतलब फ्लो चार्ट जैसा, ट्री डायग्राम जैसा बना देती हूँ, आपको इजी होगा समझने में। आइसो अगर बार लगा दूँ तो उनमें क्या सेम होगा, आइसोबार में सेम होता है मास नंबर, सेम A। आइसोटोप में क्या होगा, सेम Z। आइसोटोन में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोडायाफॉर में क्या होगा, उनमें होगा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और क्या बोला मैंने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा। और क्या मैंने बोला, और मैंने बोला आइसोबार, टोप, टून, डायाफॉर, आइसोमर। आइसोमर में तो मतलब सब कुछ सेम होता है, A सेम होता है, Z सेम होता है, बस अलग क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है डिफरेंट। आप इसे सुंदर से बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो ये आइसोडाइफर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आइसोमर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये आपके एग्ज़ाम में हो सकता है ये दो चीज़ें आइसोटोप और आइसोबार आ जाए, तो इन दोनों चीज़ों को पढ़िएगा। पर अगर आपको पढ़ाई में मतलब सच में इंटरेस्ट है तो आप सभी याद कर लीजिएगा, और हो सके तो इन चीज़ों के बारे में और भी पढ़िए, क्योंकि शायद मुझे इतना पता ना हो, आपको ज़्यादा पता हो, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ते हो। तो नॉलेज इम्पोर्टेंट है, मार्क को साइड में रखते हैं। हाँ, तो दूसरी चीज़ मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि मतलब डेंसिटी, एक न्यूक्लियर की डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो मैं इसे पहले मिटा दूँ फिर न्यूक्लियर। तो अभी हम बात करते हैं न्यूक्लियर साइज़ और उसके डेंसिटी के बारे में। तो अगर तुम एक बैग में ज़्यादा बॉल डालोगे तो वो ज़्यादा बड़ा बैग दिखेगा, अगर कम बॉल डालोगे तो वो छोटा थोड़ा बैग दिखेगा। वैसे ही अगर मतलब उस न्यूक्लियर में न्यूक्लियन ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा, और वॉल्यूम का क्या होता है, स्फीयर का 4/3 πr³। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं प्रोपोर्शनलिटी के वक्त, तो इसे कैपिटल R लिख लेते हैं, सुंदर दिखेगा। r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A,
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3। तो ये ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा लेते हैं। क्या ही करना प्रोपोर्शनलिटी साइन का, कैलकुलेशन में तो इजी नहीं होगा प्रोपोर्शनलिटी साइन रखने पर। तो r इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी 1.2 फर्मी। तो ऐसे ही हमारे जो मतलब न्यूक्लियस होते हैं उनके लिए ये 1.2 फर्मी हमें कांस्टेंट मिल गया। तो ये देखिए डेंसिटी क्या निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं हम मास बाय वॉल्यूम। तो इसकी मास तो मास नंबर पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम हमने देखा मास नंबर पे डिपेंड कर रही है। तो ये चीज़ शायद कैंसिल आउट हो जाएगी। कैलकुलेट करते हैं, क्यों ही अजम्पशन करना। m होगा क्या, सपोज करो हमने एक न्यूक्लियस के मास में देखा कि उनके न्यूक्लियन का एवरेज मास निकाल दिया। हमने बोला 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतना सपोज करा हमने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ इनका मतलब एवरेज न्यूक्लियन का जो मास है इतना होगा। तो हमने ये कैसे जाना कि मतलब ये एवरेज हमने कैलकुलेट कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कार्बन का हमने क्या किया ना 12 हिस्से बना लिए। तो इनमें से इस हिस्से मतलब पिज़्ज़ा की तरह काट लिया। एक पिज़्ज़ा के स्लाइस को ले लेते हैं, तो उसका वेट हमने नापा। तो जितना भी वेट आया हम बोल देंगे उसे एक यूनिट ले लेते हैं। मतलब एक नाप लेने के लिए इसको एक यूनिट बना लेते हैं, उसे क्या बोलेंगे AMU। पर हमने जब AMU को kg में कन्वर्ट किया तो ये इतना आया। और क्योंकि हमें पता है कार्बन 12 न्यूक्लियन से बनता है, तो इसका एक न्यूक्लियन का वेट मतलब एक एवरेज न्यूक्लियन के वेट से मैच नहीं करेगा। तो करेगा ना, क्योंकि कार्बन में 12 न्यूक्लियन होते हैं, 12 में से हमने एक पार्ट ले लिया और मतलब एक न्यूक्लियन का वेट हमने यहाँ से बोला कि 1 AMU, जिसका कि kg में कन्वर्जन ये होगा। तो ठीक है, ये हमें पता चल गया। हम क्या करते हैं ना, इस एवरेज चीज़ को m बोलते हैं। तो हमारा मास कितना निकलेगा, इतना इंटू कितना न्यूक्लियन है, कितना न्यूक्लियन है A न्यूक्लियन है, तो m इंटू A हो गया इसका मास। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पर था, यहाँ पर है, और R यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हमें तो A को कैंसिल करना था, R की जगह पर हम ये लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ होने पर r0 का क्यूब, ये इसका क्यूब होगा तो A रह जाएगा, और क्या रहा 4/3 पाई r³। हाँ हो गया। तो अब कैंसिल करते हैं, हमारी जो इच्छा थी A को कैंसिल करने की हम अभी कर लेंगे पूरा। तो ये हो गया, इस 3 को ऊपर ले जाते हैं। हमने रो देखा 3m/4 पाई r³ r0 क्यूब, नॉट r³। तो r0 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 तो दिख ही रहा है कांस्टेंट है। m एवरेज न्यूक्लियन जो 1 AMU ले लिया हमने, वो कांस्टेंट है। 3 दिख रहा है कांस्टेंट है। तो इन सब कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका मैंने होमवर्क आज का सेट कर लिया है, आप ये कैलकुलेट कर लो। तो आपको एक और बात बता के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो हमने देखा कि रो, हाँ आपको रो की वैल्यू निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसका बस ऑर्डर बता देती हूँ कि ये इसका ऑर्डर 10⁻17 kg/m³ होता है, जबकि हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी शायद 10⁻3 kg/m³ होता है नियरली। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा।
तो ये चीज़ ये बताती है कि ज़्यादातर मास किसी भी एटम का सेंटर न्यूक्लियस पर कंसंट्रेटेड होता है। देखो कितना 3 और 17 मतलब नियरली 14 10⁻14 के पावर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये मतलब ज़्यादातर मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। इसके बाद इसकी एनर्जी वगैरह उसका भी मास वो अलग चीज़ है, पर ये डिफरेंस देखकर तो क्लियर हो गया कि भाई इसकी मास मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाली जगह है, इसकी ज़्यादातर मास न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है। तो समराइज़ करते हैं। और बात बतानी थी, मुझे याद आ गई कि हमने यहाँ पर देखा R = R0 a⁻1/3। R इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। ए क्या होता है? मास नंबर। तो हम मास नंबर की जगह मास को रख सकते हैं शायद। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻1/3। ये चीज़ क्या होता है ना, न्यूक्लियस के बारे में हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। तो हम इस यहाँ पर जो भी पत्थर देखेंगे, जो भी चीज़ देखेंगे, उनमें ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तुम कोई भी चीज़ देख लो यहाँ पर, उनमें ये रिलेशन देखने को मिलेगा। पर मैं आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आपके कोर्स में नहीं है, आप स्किप कर लीजिए अगर आपकी इच्छा है। पर अगर आपको मतलब फिज़िक्स एंजॉय करनी है, ये सुन के जाएगा। तो अगर मैं एक ग्राफ ऐसा बनाऊँ, मुझे एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में इतना नहीं पता, पर थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा चीज़ मुझे पता है मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर मास और यहाँ पर एक प्लैनेट की रेडियस रखूँ और ग्राफ खींचूँ, तो ये थोड़ा ऐसे जाता है। शायद मैं इसे मिटा के बनाती हूँ। अगर यहाँ पर मैं मास को रखती हूँ, यहाँ पर रेडियस को रखती हूँ प्लैनेट के यहाँ, तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻1/3 हमने देखा हमारे प्लैनेट में ये होता है। तो यहाँ पर होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻1/2। यहाँ पर मतलब वॉल्यूम जब बढ़ेगा उसके साथ मास थोड़े ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻0। मतलब कुछ प्लैनेट के लिए ऐसा होता है जहाँ पर मास पर मतलब वॉल्यूम हो सकता है छोटा हो बड़ा हो, मास कांस्टेंट रह जाता है। और यहाँ पर होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, जो कि हमारे सन के केस में है। यहाँ पर शायद मुझे ठीक से याद नहीं, गैसियस प्लैनेट्स जुपिटर इनके बीच में लाई करते हैं, और ये तो हमारा प्यारा अर्थ के केस में होता है। तो ये ज़रूरी नहीं था, आप इसे स्किप कर सकते थे। तो आपने देखा इसलिए मुझे खुशी हुई। तो आज के क्लास को समराइज़ करते हैं। हमने आज आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोडाइफर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इनके बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर साइज़ के बारे में पढ़ा, और हमने इनके बीच में रिलेशन सब देखा, और कुछ एक्स्ट्रा बात भी मैंने की। तो आपको अगर अच्छा लगा तो और भी क्लासेस आएंगे, कंटिन्यू कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, एसेलेरेरा बुक से प्रॉब्लम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम करना इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में लाऊंगी। थैंक यू।